ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एक और युद्ध होने वाला है। थाईलैंड और कंबोडिया इस समय एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं क्योंकि सीमा पर झड़पें जानलेवा हो रही हैं। थाई F-16 विमान कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जबकि कंबोडियाई तोपखाना थाईलैंड पर हमला कर रहा है। स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जैसे ही मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों पक्ष टैंक निकाल रहे हैं और पूरी तरह से सीमा पर घुसपैठ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। ऐतिहासिक संदर्भ को हम वीडियो में बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आज सुबह क्या हुआ। थाईलैंड ने सीमावर्ती गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। बुधवार को बैंकॉक ने घोषणा की कि वह कंबोडिया के राजदूत को निकाल रहा है और अपने दूत को फ्नोम पेन्ह से वापस बुला रहा है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुने प्रवक्ता ने क्या कहा। थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। कंबोडिया के पीएम हुन मानेट ने फेसबुक पर कहा कि कंबोडिया हमेशा मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के पक्ष में रहा है। इस मामले में हमारे पास इस सशस्त्र आक्रमण का सशस्त्र बल से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह मामला उस मंदिर के इर्द गिर्द शुरू हुआ जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। इसके पीछे बहुत सारा ऐतिहासिक संदर्भ है जो समझना होगा। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। आज सुबह फिर से इसी मंदिर के आसपास संघर्ष भड़का। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है हम कभी ठीक से न जान पाएं कि ऐसा क्यों हुआ, पर आइए दोनों पक्षों के बयान देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह हमारे चैनल को एल्गोरिदम में बढ़ावा देता है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो थाई सेना ने कंबोडियाई सैनिकों पर उकसावे का आरोप लगाया। थाई सेना के मुताबिक कंबोडियाई सैनिकों ने गुरुवार को एक ड्रोन तैनात किया, फिर रॉकेट लॉन्चर लिए थाई सैन्य चौकी के पास पहुंचे। बाद में कंबोडियाई सैनिकों ने थाई बेस से मंदिर के पूर्वी भाग पर गोलीबारी शुरू की। उन्होंने रॉकेट से एक स्थानीय समुदाय को निशाना बनाया। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया सीमा के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए 6 F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए। कंबोडियाई रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे इस समय संघर्ष में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की। उनका कहना है कि थाई सेना ने कंबोडिया के अंदर लड़ाकू विमानों से हमले शुरू कर दिए हैं। यही वह समय था जब कंबोडियाई सैनिकों ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। वर्तमान झड़पें तेजी से बढ़ रही हैं और जब तक आप इसे देखेंगे संभवतः और भी घटनाएं घट चुकी होंगी। इसलिए मैं पीछे जाकर देखूंगा कि यह सब कैसे हुआ। और असल में मई से ही तनाव बहुत बहुत ज्यादा रहा है। देखिए, 28 मई को थाई और कंबोडियाई सैनिकों के बीच कोंग बोक के पास लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी हुई थी। यह थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के बीच का एक सुदूर क्षेत्र है। इस मुठभेड़ में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया और दोनों पक्षों ने फिर से एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया। तब से दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब होते गए हैं। थाई और कंबोडियाई जनरलों ने मुठभेड़ के एक दिन बाद स्थिति को शांत करने के लिए बैठक की, लेकिन चीजें योजनानुसार नहीं हुई। तब से दोनों देश पूरी सीमा पर एक दूसरे पर पाबंदियां लगा रहे हैं। थाईलैंड ने अपनी जमीनी सीमा बंद कर दी, जिससे छात्रों, चिकित्सा मरीजों और अन्य आवश्यक जरूरतों को छोड़कर लगभग सभी आवाजाही रुक गई। कंबोडिया ने जवाब में थाई फिल्मों, टीवी शो पर प्रतिबंध और थाई ईंधन, फल व सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी। सीमा के दोनों ओर सैन्य उपस्थिति को काफी बढ़ा दिया गया और ऐसा लग रहा था कि हालात और भी खराब होने वाले हैं।
ऐसी स्थिति में थाई प्रधानमंत्री सिनावट्रा ने कंबोडिया के एक प्रभावशाली सीनेटर को फोन करके स्थिति को शांत करने और संभवतः राजनयिक संवाद शुरू करने का प्रयास किया। सिनावट्रा परिवार पिछले 2 दशकों से थाईलैंड की राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनीतिक वंश रहा है। यह सिनावट्रा के पिता एक अरबपति व्यवसायी और 2001 से 2006 तक के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। 2006 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए उन्हें हटा दिया गया और वे दुबई में स्वैच्छिक निर्वासन में चले गए। लेकिन थाई राजनीति में परिवार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उनकी छोटी बहन 2011 में थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2014 में सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दी गई। फिर हाल ही में उनकी सबसे छोटी बेटी 2023 में प्रधानमंत्री बनी और वही थीं जिन्होंने कंबोडियाई सीनेटर को कूटनीतिक संवाद शुरू करने के लिए फोन किया था। मैंने आपको यह पारिवारिक इतिहास इसलिए बताया क्योंकि यह यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। कंबोडिया में उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान सीनेट अध्यक्ष हुन सेन को फोन किया। इसके अलावा उनके सबसे बड़े बेटे कंबोडिया के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों परिवार लंबे समय से देश में प्रभावशाली रहे हैं, इसलिए इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उनका आपस में अच्छा रिश्ता है। इसलिए उन्होंने कॉल में हुन सेन को चाचा कहा और कहा, कृपया अपनी भतीजी पर दया करें। थाईलैंड की प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने थाई सेना की आलोचना की, सेना को सिर्फ सख्त दिखने की चाहत रखने वाला बताया और सेना के नेता को विपक्षी गुट का नेता कहा। वह कंबोडियाई पक्ष से कहती हैं कि अगर वे चाहते हैं तो वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। उनके दुर्भाग्य से दूसरी तरफ वाले उस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा हित का हवाला देते हुए ह्यून सेन ने कॉल का एक हिस्सा जारी करने का निर्णय लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सब थाई लोगों को कितना बुरा लगता होगा। नागरिक अपने प्रधानमंत्री से खुश नहीं थे और 1 जुलाई को कॉल के कुछ ही दिनों बाद थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघनों की जांच करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया। मुझे संदेह है कि वह लौटेंगी। इसी दौरान सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा था और सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा दी गई थी। यह सब हमें आज सुबह की ओर ले जाता है, जब झड़पें शुरू हुईं और अभी भी तेजी से बढ़ रही हैं। झड़पों के बाद थाईलैंड ने सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है, थाई राजदूत को निष्कासित कर दिया है और सभी कंबोडियाई कर्मचारियों को बैंकॉक से वापस बुला लिया है। और इन दोनों देशों के बीच यह एक बड़े संघर्ष में बदलने का कितना खतरा है? हाँ, तो हमने विश्लेषकों से बात की है, कंबोडियाई विश्लेषकों से भी और थाई विश्लेषकों से भी। वे युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन यह वास्तव में कठिन है। उन्होंने देखा कि समझौता करना मुश्किल है क्योंकि दोनों देश अभी भी सैन्य दबाव में हैं। और फिर ये वाकई मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बताया कि सेना अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वे निश्चित रूप से अपने अपने देश की सीमा की रक्षा करना चाहते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश बातचीत के लिए कैसे समझौता कर पाएंगे। चीन ने इस मामले को सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। विश्लेषकों का सुझाव है कि एक तीसरा पक्ष या मध्यस्थ जो पहले भी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की भूमिका निभा चुका है, लेकिन बिना किसी परिणाम के अब भी देखा जा रहा है कि कौन इस विवाद को सुलझाने में दोनों देशों की मदद करेगा।